स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है तो गवर्नमेंट का हर एक मूव, हर एक पॉलिसी आपको ट्रैक करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो स्टॉक मार्केट पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आता ही आता है। तो अभी रिसेंट में जो इंडिया की इकोनॉमी चल रही है ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए, बहुत सारी पॉलिसीज चेंज करी रिसेंट के अंदर ही, क्योंकि आपको पता है आए दिन जो इकोनॉमी का अभी जो न्यूज आ रही है, इंडिया की इकोनॉमी की थोड़ी हालत सही नहीं चल रही है। तो इस वजह से चार मेजर पॉलिसी कौन कौन सी चेंज करी है, उसकी वजह से कौन कौन से स्टॉक्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, कौन कौन से स्टॉक पे नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज पहले लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहली पॉलिसी की बात करते हैं जो है इंश्योरेंस के रिलेटेड। अब इंश्योरेंस के रिलेटेड क्या रिफॉर्म आया, सबसे पहली पॉलिसी अपन ये समझते हैं। जैसे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए एग्जांपल एचडीएफसी लाइफ का ले लेते हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इंडिया के अंदर की इंश्योरेंस कंपनी है। तो पॉलिसी इंडिया के अंदर क्या हुआ करती थी पहले, कि कोई भी अगर कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के बाहर का, एग्जांपल के लिए मैं कोई भी बोल लेता हूं, यूएस हो गया, यूएई हो गया, यहां पे कोई भी बंदा या का कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, 100% इक्विटी नहीं खरीद सकता था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, बाहर के जो भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के बाहर के, वो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकते थे 100% ओनरशिप के साथ। तो इस वजह से क्या होता था, जो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास फंड की कभी कभार कमी हो सकती थी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट उनके पास इंडिया के बाहर से नहीं आ सकता था। पर अब गवर्नमेंट ने वो चेंज कर दिया है। जहां पर पहले लिमिट थी कि मैक्सिमम इंडिया के बाहर वाले लोग, एफआईआईज, केवल 74% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में, उसको चेंज करके डायरेक्ट कर दिया है 100% कि अब इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इंडिया की 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसे स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट से स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नहीं, डायरेक्ट यूएस वगैरह की कोई भी कंपनी है वो 100% शेयर्स कहीं पे भी इंश्योरेंस कंपनी के खरीद सकती है। इससे फायदा क्या होगा, इससे न्यू कैपिटल इन्फ्यूज होगी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, न्यू टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज होगी, बाहर के जो भी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वो अब इंडिया के अंदर भी एंट्री लेगी। तो इससे इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को अच्छा खासा बूम मिलने वाला है, जब नया इन्फ्यूजन आएगा, नई कैपिटल आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। तो अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो कोई भी जो भी आपको मैं शेयर्स बताऊंगा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जांपल के लिए कौन कौन सी कंपनी जो इंडिया के अंदर डील करती है इंश्योरेंस के अंदर मेजरली, वो अपन बात करते हैं। अब जैसे डील करती है यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, और उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल, पर सबसे ज्यादा मेन मोनोपोली में डील करती है वो करती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये करती है। अब ये कंपनी इंश्योरेंस में डील करती है, साथ में इसके अलावा एक इनडायरेक्ट कंपनी भी है। इनडायरेक्ट कंपनी कौन सी है, पीबी फिनटेक, मतलब जो पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार भी एक तरह का इंटरमीडिएट है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। अब उसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चेंज हुआ है कि जहां पर 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वो केवल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है। जो एलआईसी है, एलआईसी के अंदर अभी भी लिमिट 20% ही है कि कोई भी बाहर का इंस्टीट्यूशन 20% से ज्यादा एलआईसी में इंश्योरेंस अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो एलआईसी में ये चीज अभी तक चेंज नहीं। तो ये था अपना पहला चेंज जो मेजरली यहां पर हुआ इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके अलावा अब अपन सेकंड चेंज की बात करते हैं, जो है रिगार्डिंग एनर्जी रिवॉल्यूशन, की गवर्नमेंट ने, आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा कि ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन पे जो भी रॉयल्टी लगती थी, वो रॉयल्टी को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। इससे लॉन्ग टर्म में जितनी भी एनर्जी कंपनीज है अपस्ट्रीम वाली, उनको मेजर इंपैक्ट हुआ है। आइए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इसके पहले आप समझो कि रॉयल्टी होती क्या है। जब भी अगर कोई भी कंपनी अगर ऑयल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं रिलायंस की बात ही कर लेता हूं, रिलायंस अगर कभी भी ऑयल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रही है, ऑयल गैस निकलते कहां से, जमीन में से निकलते, वहां से एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलती थी जितना आपने ऑयल गैस निकाला है उसका, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बोल देता हूँ 20%, उसकी 20% का 20%, एज्यूम करो 100 रुपए का ऑयल गैस निकाला है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ले जाती थी कि ये 20% की रॉयल्टी हम लेंगे। तो बहुत बड़ा मेजर कॉस्ट लग जाता था उनको गवर्नमेंट को रॉयल्टी करना। अब गवर्नमेंट ने वो जो 20% या जो भी रॉयल्टी थी, आगे बात करेंगे, उसको रिड्यूस कर दिया है बहुत अच्छे खासे लेवल पे। क्यों करा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब पुश करना चाह रही है, क्योंकि इंडिया के पास एनर्जी इतनी ज्यादा सिक्योर रह नहीं गई है, इंडिया के पास एनर्जी की कमी हो गई है। तो जितनी भी ऑयल गैस वाली कंपनी एक्सट्रैक्ट करने वाली, उनको प्रमोट करना चाहती है, उनको बढ़ावा देना चाहती है कि तुम लोग इंडिया में जितना भी ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व है, उनको ढूंढो और अच्छे से एक्सट्रैक्ट करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, सारे ऑयल गैस को निकालो, ताकि इंडिया के अंदर ऑयल गैस की कमी ना हो, उनको प्रमोट करना चाहती है। तो इस वजह से मूव लिया है, जिससे बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट
पड़ेगा ऑयल गैस कंपनी पे, क्योंकि आप सोचो बिजनेस की, किसी भी बिजनेस के 20% की मार्जिन तो डायरेक्ट इंक्रीज हो गई उनकी। अब जैसे देखो, सबसे पहले ऑनशोर क्रूड ऑयल पे पहले इफेक्टिव रेट रखती थी 16%, जो अब होके कर दिए गवर्नमेंट ने 10%, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने 6% का यहाँ पे बेनिफिट दे दिया है। यहाँ पे ऑफ शोर क्रूड, मतलब ऑन शोर मतलब जो चीज जमीन पे होती है, जमीन पे क्रूड ऑयल, ऑफ शोर मतलब जो समुद्र से निकलते हैं ऑयल गैस वाले। पहले 9% लगती थी, अब 8% हो गया, तो 1% की यहाँ पे सेविंग हो गई। नेचुरल गैस पे 10% से 8% कर दी, 2% की यहाँ पे सेविंग हो गई। हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई भी ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन अपन डीप वाटर के अंदर करें, डीप वाटर के अंदर जाकर, तो अल्ट्रा डीप वाटर और डीप वाटर के अंदर उन्होंने 7 साल तक जीरो रॉयल्टी कर दी है कि कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी। तो अल्ट्रा डीप वाटर के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन चलते हैं वो चलते हैं रिलायंस के। तो अब इसके अंदर जो स्टॉक सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा चेंज हो गया, मेजर कॉस्ट उनकी चेंज हो गई है। अब देखो, जो भी अपन पॉलिसी चेंज एक डिस्कस करें, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं होता है कि आज के आज ही कंपनी की पूरी दशा बदल देगा, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के अंदर चीजें इंप्रूव करता है। ऐसा नहीं कि आज के आज ही सब कुछ बदल गया, पर जैसे जैसे पॉलिसी अनाउंस हुई उस दिन सेम डे आपने स्टॉक की प्राइस अब देखी होगी, पर ये लॉन्ग टर्म के अंदर इनको अच्छा बेनिफिट देगा। आप सोचोगे नहीं कल के कल ही प्रॉफिट डबल हो जाए, वो तो कभी नहीं होता है। तो अब इसके बाद जैसे अब आप यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद ओएनजीसी, रिलायंस और वेदांता का भी केन ऑयल एंड गैस है। ये सारी कंपनीज है जो ऑयल एंड गैस के अंदर काम करती है, पर केवल ऑयल एंड गैस के अंदर जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, अपस्ट्रीम को फायदा होगा जो ऑयल गैस को एक्सट्रैक्ट करती है, ये नहीं कि जो डाउन स्ट्रीम उनको सेल करती है उनको नहीं। यहाँ पे ये हो गया सेकंड वाला केस। अब देखो, जैसे मैं आपको कंपनी पॉलिसी के बारे में समझा रहा हूँ, कंपनी का नाम एक एग्जाम्पल पर्पज के लिए दे रहा हूँ, पर फिर भी अगर आपको कोई भी कंपनी के फंडामेंटल वगैरह डिटेल में जानने हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट की मदद यूज ले सकते हो। जैसे आप एंजल वन का एग्जांपल लेते हैं अपन, एंजल वन की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। जैसे एंजल वन की वेबसाइट पे मैं भी ओएनजीसी पे गया हूँ, ये बता देगा ये लार्ज कैप कंपनी है, क्रूड ऑयल वाली है, क्या प्राइस चल रहा है, लाइव शेयर की प्राइस कितनी है, कंपनी के कोई भी फंडामेंटल अगर आपको देखने हैं आप यहाँ से चीजें चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल वगैरह देखने आप यहाँ से सारी चीजें चेक कर सकते हो। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास कितनी है, एफआई के पास कितनी है, डीआई के पास कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंजल वन से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, उसके बाद अपनी दो पॉलिसी होगी, अब अपन चलते हैं अपनी थर्ड पॉलिसी के ऊपर। पर उसके पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपनी थर्ड पॉलिसी है, दैट इज 12% सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस करी है इंडियन स्टील मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब होता क्या था कि हो ये रहा था कि चाइना वगैरह क्या कर रहे थे, स्पेसिफिकली में चाइना और कुछ कुछ कंट्रीज और भी हैं, वो वहां पर एक्सेस स्टील का प्रोडक्शन कर रहे थे, कि वहां पे स्टील ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। वहां पे स्टील ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो कभी भी किसी कंट्री में एक्सेस को स्टॉक हो जाता है ना, तो वो उनको सस्ते में बाहर एक्सपोर्ट करना लग जाती है। तो चाइना इंडिया के अंदर बहुत सस्ते के अंदर स्टील को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया के अंदर स्टील बहुत सस्ते में आने लग गया। तो इंडिया की जो कंपनी थी, एग्जांपल के लिए सेल हो गया, टाटा स्टील हो गई, जो इंडिया के अंदर स्टील बेचती है, उनको नुकसान होने लग गया, क्योंकि चाइना से इतने सस्ते में स्टील आ रहा है, तो इन लोगों से कौन खरीदेगा, सेल वगैरह, टाटा स्टील वगैरह से, तो इन कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो इस वजह से जितनी भी इंडिया की स्टील कंपनी थी, कि उनको नुकसान को रोकने के लिए, उनको फेवरेबल करने के लिए, कि भाई इंडिया का स्टील मार्केट ऐसे खराब ना हो, गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी चाइना या जितना भी बाहर से अपन स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर 12% एडिशनल ड्यूटी लगेगी अगर किसी को भी बाहर से स्टील मंगाना है। तो अब होगा क्या कि बाहर से स्टील जो आएगा वो भी महंगा हो जाएगा। तो इस वजह से अब यहाँ पे सेल वगैरह आप कंपटीशन कर पाएंगे, चाइना से भी कोई स्टील आ रहा है तो ये 12% सेफगार्ड ड्यूटी का था। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये 3 साल तक गवर्नमेंट ने भी हालांकि इंट्रोड्यूस करी है, वो भी स्लैब वाइज। पहले साल आपको 12% की प्रोविजनल ड्यूटी, नेक्स्ट ईयर 11.5%, थर्ड ईयर 11% की ड्यूटी रहेगी। इस तरह से गवर्नमेंट ने बढ़ाई है यहाँ पर। तो जनरली जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया, जापान वगैरह, इन सब जगह से अपन को अच्छा खासा एक्सेस में स्टील सप्लाई हो रहा था। तो इससे किन कंपनीज को फायदा हो सकता है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल, और सबसे मेजर फोकस आपको रखना चाहिए सेल इसमें सबसे बड़ा मेजर प्लेयर यहाँ पे होता है। तो अब ये तो हो गया जिनको फायदा हो सकता है, बट इसके अलावा एक और भी है कि नुकसान किसको होगा, क्योंकि अब जैसे स्टील की प्राइसेस बढ़ गई, पहले स्टील सस्ते में मिल रहा था, अब स्टील की प्राइसेस बढ़ गई है, तो अब उस वजह से मेनली जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी का कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनी को तो स्टील सस्ते में चाहिए होता था ताकि वो अपनी गाड़ियां सस्ते में प्रोड्यूस कर सके, पर अब ऑटोमोबाइल कंपनी को भी स्टील महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो जितने भी ऑटोमोबाइल वाले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा एंड ऑल, इनको थोड़ा बहुत इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट पे पड़ेगा। तो ये अपनी थर्ड पॉलिसी हो गई। उसके बाद जो फोर्थ मेजर पॉलिसी है वो चेंज हुई थी यहाँ पे यूएई इंडिया, मतलब पॉलिसी नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ी डील हुई थी अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले। यूएई इंडिया ने पार्टनरशिप करी है बहुत सारी चीजों को लेके, कि मेजर यहाँ पर डील के अंदर ये था कि यूएई अब इंडिया के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा, अपन को ऑयल एंड गैस सप्लाई करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, पोर्ट लॉजिस्टिक को डेवलप करा जाएगा, डिफेंस में पार्टनरशिप करी जाएगी। तो इनको में जो मेजर की एलिमेंट है मैं आपको वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे
जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, मतलब ओवरऑल तो देखो, ओवरऑल अभी रिसेंटली पीएम मोदी जाके आए थे यूएई के अंदर, तो वहां पर ओवरऑल था कि जितना भी ट्रेड है हमारा, कुल मिला के मिडल ईस्ट से हमको रिलेशन इंक्रीज करना है, जितना भी ट्रेड है हमको एक दूसरे से आपस में करना है, ट्रेड को इंक्रीज करना है। तो जिसमें पहला अपना था कि एनर्जी एंड गैस सेक्टर, क्योंकि अपन को पता है इंडिया 80 to 85% जितनी भी अपनी एनर्जी है वो अपन इंपोर्ट करते हैं, तो और अपने यहाँ पे एनर्जी की पहले इशू चल रहा है, तो इसीलिए अपन ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिए यूएई वगैरह से कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमको जितना भी स्पेसिफिकली एलपीजी, एलएनजी ये सब चाहिए होंगे ना स्पेसिफिकली, वो अपन किससे लेंगे, वो अपन दुबई मतलब यूएई और आबू धाबी से ही लेंगे। ये अपन ने मेन यहाँ पर कर दिया, क्योंकि पहले अपन अलग अलग कंट्रीज से लेते थे, अभी जो मेजर पोर्शन है अपन इनसे लेंगे, लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट अपन इनसे सिक्योर साइन कर दिया है। जैसे एलपीजी की सप्लाई के लिए डायरेक्ट जो एग्रीमेंट करा है वो आईओसी ने करा है, मतलब इंडिया की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट नहीं करा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसने डायरेक्टली एग्रीमेंट करा है, एडनॉक जो आबू धाबी की कंपनी आप एक तरह से समझो, तो इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम आपको ये ऑयल गैस सप्लाई करेंगे, तो आईओसी पे इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट आया है, तो पहली कंपनी है। उसके बाद सेकंड हो गया सेम कि जितना भी गैस है इंक्लूडिंग एलएनजी, एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस होता है, लिक्विड नेचुरल गैस भी अपन बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, तो लिक्विड नेचुरल गैस भी अपन जो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं वो सब हटा के अपन मेजरली अब यूएई से इंपोर्ट करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि जैसे ही एलपीजी और एलएनजी अपन इंपोर्ट बढ़ाएंगे, तो एलपीजी और एलएनजी का मतलब यूज बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो उनको अपन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये होते हैं गैसेस, मतलब इनका मूव कैसे होते हैं, गैस होती है, तो ये गैस मूव होती है पाइपलाइंस के थ्रू। तो इंडिया के अंदर पाइपलाइन की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, वो है गेल, JIL। तो गेल कंपनी पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे इंपोर्ट बढ़ेगा इन वगैरह से या फिर इनका यूज बढ़ेगा, तो गेल को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के रुपए लेता है गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के। अगेन वापस से जो एलएनजी का इंपोर्ट बढ़ेगा, कि एलएनजी भी अपन मेजरली अब इनसे लेने वाले हैं, तो आपको नजर रखनी चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी कंपनी पे। पेट्रोनेट कंपनी का काम क्या है, जब भी अपन जैसे एज्यूम करो अपन यूएई से अगर अपन कभी भी एलएनजी मंगा रहे हैं, तो वो अपन उस वक्त मंगाते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन को लिक्विड बनाना पड़ता है। तो ये पेट्रोनेट क्या करता है, उसको जैसे ही यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आता है, उस लिक्विड फॉर्म को वापस से वो प्रोसेस करके उसको गैस फॉर्म में बना देता है, और गैस फॉर्म में बनाने के बाद फिर इंडस्ट्रीज वगैरह को जिसको भी चाहिए इंडिया में उनको सप्लाई कर देता है, तो एक तरह से उसको प्रोसेस करता है। तो ये पेट्रोनेट का काम भी यहाँ पर हो गया। तो पहला आईओसी हो गया, फिर गेल हो गया, पेट्रोनेट हो गया, इन पे आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये यूएई की एनर्जी रिलेटेड डील थी। अब एनर्जी के साथ साथ बाकी डील भी अपनी हुई है यूएई के साथ, जैसे सेकंड डील हुई है अपनी यहाँ पर लॉजिस्टिक के रिलेटेड, मतलब लॉजिस्टिक के रिलेटेड सिंपल इन द सेंस कि मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी लॉन्ग टर्म अपनी ट्रेड और डील हो रही है यूएई के साथ, ओवरऑल था कि जितनी भी अपनी डील्स है वो इंक्रीज करो, कि जहां पर कोई भी दुबई या तो दुबई हो गया या इंडिया हो गया, जो अपन बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको कम करो, और दुबई मतलब यूएई और इंडिया आपस में एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, जितनी भी डील्स है वो इंक्रीज करेगा, ट्रेड को इंक्रीज करेगा। तो उस वजह से जब भी अगर ट्रेड इंक्रीज होगा मतलब यूएई और इंडिया के अंदर, तो ट्रेड इंक्रीज करने के लिए आपको पोर्ट्स चाहिए होंगे, पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो किस पोर्ट्स को फायदा हो सकता है, अडानी पोर्ट, गुजरात पोर्ट सबसे बड़ा एक गुजरात का पोर्ट चलाता है, तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं मिडिल ईस्ट वगैरह से वो अडानी पोर्ट के थ्रू होते हैं, तो अडानी पोर्ट को यहाँ पे फायदा हो सकता है। सेकंड है कि भाई जब पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ानी है, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, शिप्स चाहिए होगी अपन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो शिप बिल्ड करना, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, ये किसका काम है, ये काम है एलएनटी का। तो इन दो कंपनी पे भी आपको नजर रखनी चाहिए, अडानी पोर्ट्स एंड एलएनटी, इनको भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपन ने करिए यहाँ पर डिफेंस के लिए पार्टनरशिप करिए। डिफेंस पार्टनरशिप में यहाँ पे क्या है कि जैसे भी अब इंडिया और दुबई आपस में एक साथ आ गए, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस होंगे वो हम मिलके एक साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका मतलब ये चीज ध्यान रखना कि ये मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक डील यहाँ पर नहीं होगी कौन सी कंपनी करेगी, ये यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। पर इन दोनों ने बस कॉपरेशन के लिए बोल दिया कि डिफेंस में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, एज वेल एज जितना भी दुबई, पहले अगर दुबई को कोई भी डिफेंस का इक्विपमेंट चाहिए तो अगर वो बाहर वाली किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, तो दुबई ने बोला है कि हम इंडिया को प्रेफरेंस देंगे कि कोई भी चीज अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस के लिए तो हम पहले इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। ये चीज भी यहाँ पर आ गई है, तो इंडिया की कंपनी को भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली कि दुबई को एक्सपोर्ट कर सकती है। तो कुछ जैसे आप एग्जाम्पल के लिए HL देख सकते हो, BL देख सकते हो, जो मेजरली अभी एक्सपोर्ट करती है, HL BL, ये डिफेंस कंपनी है। एंड देन उसके बाद एक और कंपनी पे आपको नजर रखनी चाहिए, दैट इज आरबीएल बैंक।
आरबीएल बैंक में डायरेक्ट दुबई ने बोला है अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन यूएसडी इस आरबीएल बैंक के अंदर दुबई मतलब यूएई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा आरबीएल बैंक के अंदर। तो आरबीएल बैंक में जैसे ये न्यूज आई थी, ये शेयर की प्राइस बढ़ी थी, पर अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट होने के बाद शायद और फायदा हो सके। तो ये कुछ मेजर पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट ने अभी चेंज करी है या जो डीलिंग करी है, और किन किन स्टॉक पे इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आ सकता है, ये मैंने वो बताया है। अगेन देखो, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, और पॉलिसीज और ये न्यूज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट ज्यादा नहीं करती, लॉन्ग टर्म में चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं मिलती है। और आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आपको कि आपको क्या लगता है कि स्टॉक पे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है या कोई भी पॉलिसी के लिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।